तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को फिनिश किया, जिसका नाम था हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, जिसमें खुदा ताला की जिक्र हुई। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। जैसे हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? तो भाभी जान। दूसरा चैप्टर का नाम ही क्या है? भाभी जान। तो भाभी जान क्या है बच्चों? तो भाभी जान एक अफसाना है, और अफसाना कहते हैं किसको है? तो कहानी को अफसाना कहते हैं। और इसको बड़े मजेदार अंदाज में समझेंगे और क्लास में ही बिल्कुल याद करा दूंगा, ये गारंटी है हमारी। अब बस स्काईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो भाभी जान ये अफसाना है, और भाभी जान अफसाना का अफसाना निगार कौन है? तो सुहेल अजीमाबादी। बच्चों, अगर बात की जाए भाभी जान के मुसन्निफ यानी भाभी जान जो अफसाना है, तो इस अफसाना के अफसाना निगार कौन है? तो सुहेल अजीमाबादी इसका नाम है। अफसाना निगार का नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी। अब सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो मुजीबुर रहमान, और इनका तखल्लुस क्या है? सुहेल। और तखल्लुस कहते हैं, कोई भी शायर अपना शेरो शायरी में एक नाम इस्तेमाल करता है, उसी नाम को क्या कहते हैं? तो तखल्लुस कहते हैं। इब्तदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी के तरफ माइल हुए। इब्तदा का मतलब, इन्होंने सुहेल अज़ीमाबादी ने जब शुरुआत की थी तो शेरो शायरी से शुरुआत की थी, फिर आगे चलकर इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि शेरो शायरी के दुनिया में जब सुहेल अज़ीमाबादी को मुहारत हासिल नहीं हुआ, उसके बाद सुहेल अज़ीमाबादी ने अफसाना लिखने के लिए शुरू कर दिया। तो अफसाना निगारी में सुहेल अज़ीमाबादी फेमस हो गए, और जो कि हम लोग आज उनके अफसाना को पढ़ लिख रहे हैं। अगर सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश की बात की जाए तो 1911 को कहां पर हुआ? तो पटना में हुआ। और ताल्लुक इनका जो था कहां से था? तो जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक था। सुहेल अज़ीमाबादी का अगर ताल्लुक से सवाल पूछे तो जमींदार खानदान से इनका क्या था? ताल्लुक था। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। यानी कि सुहेल अज़ीमाबादी का उम्र जब 1 साल था, उसी वक्त सुहेल अज़ीमाबादी का वालिदा यानी कि माँ का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। अगर आगे बात की जाए परवरिश, यानी कि इनके वालिदा के गुजरने के बाद इनकी परवरिश किसने की? तो इनका परवरिश जो हुआ कहां पर हुआ? तो नानिहाल में हुआ। कहां हुआ? नानिहाल में। परवरिश व इब्तदाई तालीम व तरबियत कहां हुआ था? नानिहाल में हुआ था। और इब्तदाई तालीम नानिहाल में ही एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। इनका आबाई वतन यानी कि ये मूल निवासी कहां के थे, यानी कि रहने वाले ये कहां के थे? तो शाहपुर भदोल। शाहपुर भदोल कहां पर स्थित है अभी? तो वर्तमान में शाहपुर भदोल कहां है? तो पटना जिला में एक जगह है शाहपुर भदोल। ये वहीं के आबाई वतन थे इनके, यानी कि वो जो मूल निवासी थे कहां के थे? तो शाहपुर भदोल के थे। आगे अगर बात की जाए रोजनामा अखबार, यानी इन्होंने एक अखबार भी जारी किया था, जिनका नाम क्या था? साथी। अगर जब भी सवाल पूछे सुहेल अज़ीमाबादी के रोजनामा अखबार का नाम क्या है, तो साथी जिस भी ऑप्शन में रहे उसी ऑप्शन में धीरे से टिक लगाना है, हड़बड़ नहीं करना है। और इनके अफसानवी मजमुआ का नाम दिया हुआ है। तो अफसाना का मतलब क्या होता है? कहानी। और मजमुआ का मतलब क्या होता है? किताब। यानी कि सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाना का किताब, जिनका नाम क्या है? नंबर 1 चार चेहरे। चार चेहरे क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाना का किताब है। उसी तरीके से अलाव, उसी तरीके से आदमी के रूप, ये तीनों क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ यानी कि अफसाना का किताब है। और इनके एक नावल भी दिया हुआ है, जिनका नाम है बेजड़ के पौधे। यानी कि नावल भी इन्होंने लिखने का काम किया, जिसका नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। और अफसानों की तादाद की अगर बात की जाए कि सुहेल अज़ीमाबादी ने कितने अफसाना लिखे, तो टोटल 125, तकरीबन 125 अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी ने लिखने का काम किया। अब वहीं पर सुहेल अज़ीमाबादी के अगर इंतकाल की बात की जाए तो वो 1980 में हुआ था। सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980 में। तो सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में इतना ही डिटेल से याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, अब कहानी की तरफ जाते हैं। इस कहानी में 4 किरदार यानी मरकजी किरदार, 4 लोगों की बात की गई है। जैसे नन्हे भाई हुए, और रुकैया भाभी हुई, यानी कि इनके
वाइफ, नन्हे भाई की वाइफ कौन है? रुकैया भाभी। और रुकैया भाभी के अख्तर कौन है? तो देवर है। कौन है अख्तर? तो देवर है। और वहीं पर शिम्मी नाम की एक लड़की है, जो कि इसमें उस लड़की का भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नन्हे भाई है कौन। देखो, नन्हे भाई जो रहते हैं रुकैया भाभी के हस्बैंड रहते हैं, और उनको सियासत से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहता है, यानी सियासत का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो सियासत की वजह से ही इनको बार बार क्या होता है, जेल जाना पड़ता है। नन्हे भाई को बार बार जेल जाना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए जेल से छुटते हैं, फिर किसी ना किसी मुकदमे के सिलसिले पर फिर इनको जेल भेज दिया जाता है। तो घर की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है? रुकैया भाभी के ऊपर आ जाता है। और बच्चों का खाना पीना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके कपड़े साफ करना, सारा काम। और रुकैया भाभी इतनी मेहनती औरत होती है, इतनी नेक दिल औरत होती है कि इनका महबूब मशगला जो होता है वो क्या होता है? लोगों की मदद करना। कहाँ शादियां हो रही है उनमें जाकर किसी का मदद कर दिया, लोग परेशान हाल है उस लोगों का जाकर मदद कर दिया। यहां तक के रुकैया भाभी एक मतलब अस्पताल में भी जाया करते थे। एक बच्ची की दूध पहुंचाने के लिए भी अस्पताल पे जाया करते थे ये। तो रुकैया भाभी बहुत ज्यादा क्या थी? नेक दिल औरत थी। तो इसी तरीके से अख्तर जो है 2-3 दिन के लिए घूमने आया था रुकैया भाभी के यहाँ पर। अख्तर ने जब ये सब मंजर देखा कि भाभी की जिंदगी में इतनी परेशानियां आने की बावजूद भी इतनी मेहनत कर रही है। हाँ, एक बात और है, रुकैया भाभी एक स्कूल में पढ़ाती थी, और उनको तनख्वाह के तौर पर कितना रुपया मिलता था? तो 400 रुपये मिलता था। और एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी, वहां से कितना मिलता था? 50 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 450 रुपए इनका तनख्वाह था, एक महीने में 450 रुपए। और इनका खर्च अब कुछ ज्यादा ही खर्च हो जाता था। तो अख्तर ऐसे ही घूमने आया था, और सारा मुआजरात को जब देखा इन्होंने, सारी बातों को जब बिल्कुल कान से सुना और आंखों से देखा, तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, भाभी बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। और ये सिम्मी नाम की जो लड़की थी, इनको पढ़ाने लिखाने का काम कौन करती थी? तो रुकैया भाभी किया करती थी। एक मर्तबा यूं हुआ, ये सिम्मी नाम की जो लड़की थी एक बार मायूस होकर बैठकर रो रही थी। तो रुकैया भाभी ने पूछी कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, या फिर उदास क्यों हो? तो सिम्मी नाम की जो लड़की थी वो कुछ भी नहीं बता रही थी। इसी तरीके से रुकैया भाभी जब थोड़ा सा गुस्सा हुई, उसके बाद सिम्मी ने बताया कि मेरे भाई के फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। इन उनके भाई का फीस वगैरह जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से सिम्मी नाम की जो लड़की थी, ये उदास थी और बैठी हुई थी। तब जाकर रुकैया भाभी ने कहा, बस इतनी सी बात पे तुम रो रही हो, इतनी सी बात पर तुम उदास बैठी हो? फिर रुकैया भाभी ने क्या काम किया, अपनी बेटी रिहाना की जो सोने की कंगन था उसको निकाला, और बेचकर तब जाकर के सिम्मी नाम की लड़की जो थी, इनके भाई का फीस अदा करने का काम किया। अब बताइए, रुकैया भाभी अपनी बेटी का कंगन बेचा, बेटी की कंगन बेचकर तब दूसरों की मदद की। आज हम लोगों से नहीं हो पाएगा ऐसा। तो अख्तर जो आए थे रुकैया भाभी से ऐसे बात करने के लिए आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। वो बात कुछ यूं था कि एक मर्तबा रुकैया भाभी आई अख्तर के पास और बैठी। अख्तर ने अख्तर भी कुछ देर के बाद रुकैया भाभी के पास जाने वाला ही था, इसी बात के सिलसिले पर। तो रुकैया भाभी जब इनको ऐसी बातचीत जब होने लगा, तो रुकैया भाभी ने बात खोली कि अख्तर, तुम तो शादी करने वाले थे, फिर शादी का क्या हुआ? तो अख्तर ने कहा कि मेरा जो शादी होने वाला था, मैं जहां चाहता था वहां मेरा शादी मेरे माता पिता नहीं करा रहे हैं। यानी कि मैं जिस लड़की को मतलब चाहता हूं उससे शादी नहीं कराना चाह रहे हैं वो लोग। तो माता पिता इनके अख्तर के मन पसंद के शादी नहीं करने दे रहे थे। उनके माता पिता का कहना था कि हम लोग अपनी मर्जी से शादी कराएंगे, अपनी मन पसंद से शादी कराएंगे। तो अख्तर ने सारा बात किसको बताया? रुकैया भाभी को। तो रुकैया भाभी ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मतलब जिसको भी पसंद करते हो उससे शादी करके आओ और मेरे घर पे रख दो, और हम उनका जो भी खर्चा वगैरह जो चीज होगा हम उनको उठाएंगे, और तुम चले जाना बाहर कमाने के लिए। तो उसके बाद अख्तर का जो दिल था वो एकदम खुशी से एकदम उछलने लगा अख्तर, कि देखो रुकैया भाभी की जिंदगी में
इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी एक और परेशानियों को उठाने के लिए तैयार है। कितनी खुशी की बात है। तो रुकैया भाभी एक बहुत ज्यादा नेक दिल औरत थी, लोगों की हमेशा मदद करते थे, चाहे इसके पास हो या ना हो, लोगों को मदद करना इनका महबूब मशगला था। ये सबकी मदद किया करते थे। तो इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं और हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर हमारा होगा। तो इस वीडियो को कर दे लाइक, और आपको इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखिए, आपका बिल्कुल 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जय हिंद।